हाँ अनुरुद्धि जी, जी। माहौल किस बात का है आपको पता है? इलेक्शन आई हाँ थिंक। तो इस माहौल में अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो आएंगे अपना घोषणा पत्र लेकर। लेकिन एक बात मैंने देखी है अनुरुद्धि जी कि हमेशा ऐसा होता है कि जो घोषणा पत्र होता है जी हाँ। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते और ना सुन पाते और ना ही वो लोग लेके आते हैं। ऐसा क्या हो सकता है, आपको लगता है? देखिए मुझे बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है मंजू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। उसके कुछ कारण हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी वोटर्स, इस मिलेनियम का मेरे ख्याल से ये पहला इलेक्शन है, जो भी वोटर्स सन 2000 मार्च से पहले पैदा हुए होंगे वो सभी शायद अभी वोट करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस मिलेनियम का पहला इलेक्शन है जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रूप ले चुका है और आप देख ही रहे हैं कि इसकी सरगर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा इलेक्शन है। और ये हमको हमेशा 5 साल में हमें अपने उस पावर का याद दिलाता है, जो बिल्कुल कि सही। हमें लगता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब अपने कैंडिडेट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि आपने अपने घोषणा पत्र में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं ली। और मैं बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, इस बात को मैंने हमेशा देखा कि जो भी घोषणा पत्र होता है जी हाँ। उसमें कैंडिडेट्स हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या जो 8th 7th या जो भी हैं, बहुत छोटे भी हैं, जी। तो उनकी जो बातें होती हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनसे रिलेटेड सुविधाएं होती हैं, उनको हमेशा इग्नोर कर देते हैं। और मैंने ऐसा देखा नहीं कि इसी घोषणा पत्र में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ली गई हों। बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके इस विचार से कि जी हाँ, ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है, हर आदमी को पावर है कि इस जनरल इलेक्शन में वो डायरेक्ट वोट करते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं। और आपने जो दूसरा बिंदु कहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो शायद हम मैनिफेस्टो में नहीं पूछते हैं, कैंडिडेट से नहीं पूछते हैं, ना ही सरकार इनके ऊपर नज़र डालती है। जैसे आपने कहा कि जो भी बिलो 18 ईयर्स के बच्चे हैं, वो चूंकि वोट बैंक नहीं है तो सरकार भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है, मेरा जहाँ तक मानना है। ऑल्दो जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, उसमें आर्टिकल्स में ज़रूर दिया गया है कि एजुकेशन होना चाहिए बच्चों की। 6 साल से 14 साल तक के बच्चे जो हैं उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए, फूड भी मिलता है, मिड डे मील भी मिलता है, और आजकल शौचालय भी बन गए हैं, जैसा कि सरकार अपने काम कर रही है। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे अभी नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे आप जानती हैं, आप शहर में रहती हैं, आप जानती हैं यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। मेरे ख्याल से आप पेरेंट्स हैं, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अक्सर मैंने देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स वाले टीचर्स है, जो भी वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है, वो चाहता है कि बुक्स भी और यूनिफॉर्म भी, जो भी जगह हम पर्टिकुलर बताएं, हम वहाँ से खरीदें। तो ये हमारा मतलब खुद का स्वतंत्र विचार या हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को कहाँ से परचेज करें, या बहुत सारी चीज़ें। और फीस जो हम शुरुआत में फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, अक्सर मैंने देखा 1-2 साल में या कुछ मंथ में भी कहीं कहीं बदल देते हैं। बिल्कुल तो सही वो है। जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, वो हर पेरेंट्स एक बजट बना के चलते हैं अपनी फैमिली में बच्चों के, तो वो हर कोई नहीं सह पाता। महंगाई का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। तो इस व्यवसायीकरण के कारण ये मार जो है पेरेंट्स पे आती है। और मेरे ख्याल से हम मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वो मध्यम वर्गीय फैमिली से हैं, या जो भी जिस भी कैटेगरी से आते हैं, शिक्षा का ये जो भार है वो सीधा सीधा आपके कंधों पे पड़ता है। तो मेरे ख्याल से बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं ये चाहता हूँ कि मैनिफेस्टो के अंदर एक पॉइंट ये भी होना चाहिए कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनकी मनमानी पर रोक लगे और एक सख्त कानून इनके ऊपर बनना चाहिए। तो मैं अभिभावकों से या पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि आप जब भी आपके सामने कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी कैंडिडेट आपके सामने आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस पॉइंट को ऐड किया है या नहीं किया है ज़रूर पूछें। पॉइंट है, प्राइवेट स्कूल में जो मनमानी हो रही है फीस को लेकर या बुक्स को लेकर या फिर यूनिफॉर्म को लेकर, वो कहाँ तक उसके ऊपर सख्ती से पालन किया जा रहा है और उसके ऊपर क्या चेक है सरकार के, ये जरूर आप पूछें। जी मंजू, मैं ये पूछना चाहूँगा कि राइट टू एजुकेशन तो आ चुका है, तो मेरे ख्याल से हर आदमी को राइट टू एजुकेशन
मिल रही है। हम्म। इसमें भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है राइट टू एजुकेशन सिस्टम में भी। अल्पसंख्यक वाले स्कूल जो है वो इसमें कवर नहीं किए हैं। बात निरुति जी ये किसी भी कानून या किसी भी रूल्स की नहीं है, उसका फॉलो कितना अच्छे से हो रहा है या उसका पालन कितने अच्छे से हो रहा है, बात उस पे है। तो कुछ चीज़ें दिखने में तो होती है कि ये भी है वो भी है, जी। लेकिन वो उसका जो पालन है वो उतनी सख्ती से नहीं होता, और उसका जो फ़ायदा हम बच्चों को या हम पेरेंट्स को या हम भारतीय नागरिक को किसी को भी मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। तो वो जो कमियां हैं वो आप बेहतर जानते हैं। जी। मैं आपके लॉ स्टूडेंट या लॉ कंप्लीट कर चुके हैं वैसे कहा। जी हाँ, मेरा लॉ हाँ। LLM मास्टर डिग्री चल तो रही है। आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मैं चाहती हूँ आप बताएं। जी, जहाँ तक कि आप सभी जानते हैं राइट टू एजुकेशन जो है वो हर भारतीय को मिला है, एक हथियार है। या जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं वो सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें 2-3 कमियां मुझे लगती हैं। एक ये कि काफ़ी लेंदी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है कि अगर आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, BPL कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो इन सब कागजातों की वजह से भी काफ़ी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। सेकंड, अल्पसंख्यक के जितने भी स्कूल्स हैं वो उनको इस कैटेगरी में नहीं लिया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें भी इस कैटेगरी में लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, अबाउट पुअर बच्चे हैं, उन सबको एजुकेशन मिले। तो एक ये भी चीज़ हैं। और अल्पसंख्यक वाले जो स्कूल हैं उन्हें भी इस श्रेणी में लाना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को कम करना चाहिए। ये 2 बिंदु है मेरे इसमें। और आप कुछ बाल श्रम के बारे में भी बोलना चाह रहे थे। जी हाँ, एक्चुअली क्या है कि प्रोहिबिट तो किया है बाल श्रम को, लेकिन मेरे ख्याल से इस पे भी एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि 0 से 14 ईयर्स तक तो बिल्कुल बैन किया हुआ है, और 14 से 18 साल के बीच में कहीं कहीं अलाउ कर दिया है। मुझे लगता है कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास जो होता है, शारीरिक और बौद्धिक दोनों स्तर पर, बौद्धिक तो 6 साल में हो जाता है, लेकिन शारीरिक विकास जो होता है वो 18 साल की उम्र तक होता है, जिसमें उसकी हेल्थ बढ़ना या उसकी हाइट बढ़ना, ये सब चीज़ें होती है। अगर उससे इस तरह के काम ना कराए जाएं तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा डिलीवर कर पाएगा आफ्टर 18 ईयर्स। और यहाँ जो प्रावधान किए गए हैं इसके लिए मैं 2 पॉइंट रख देता हूँ कि जो भी लाइसेंस बनते हैं उन लाइसेंस के अंदर ही ये क्लॉज डाल दिया जाए, ये कंडीशन डाल दी जाए कि अगर किसी भी प्रतिष्ठान में या किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चा जॉब करते हुए या किसी भी तरह का मेहनत करते हुए, मजदूरी करते हुए पाया गया, तो वो जिसका भी कार्यालय है या जिसका भी वो ऑफिस है उसे सख्त से सख्त सजा मिले, और इस पे कानून पूरी तरह से अमल करे। सेकंड, मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, कभी मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो भी उनको सहयोग करें और पैसा कमा कर ला के दें। तो मैं चाहता हूँ कि 18 साल तक उनकी ड्यूटी होना चाहिए कि उन बच्चों को बड़ा करें, और अगर कोई पेरेंट्स ज़बरदस्ती उन्हें इस लाइन में डाल रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि उन्हें भी कोई कठोर सजा का प्रावधान हो, ऐसा भी कानून बनना चाहिए इसके अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो फिर इस बार हम अपने नेताओं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनसे जरूर घोषणा पत्र में उन्होंने बच्चों के लिए क्या रखा वो जाने, और हमारा ये अधिकार है कि हम किसी से भी ये पूछ सकते हैं कि आपने उसमें क्या रखा। जी, वोट फॉर चिल्ड्रन। जी, इस बार हमारा जो एम होना चाहिए वोट डालने का या कैंडिडेट से सवाल पूछने का, वोट फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए क्या क्या किया गया है इसके अंदर, उसके ऊपर ज़्यादा बिंदु होने चाहिए। मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहूँगा कि विलेज में डेफिनेटली आपके रिलेटिव्स होंगे, तो आपको क्या लगता है वहाँ की शिक्षा का स्तर जो है वो कैसा है? स्तर तो नहीं है सही, और इसी वजह से शायद जो बहुत जो बुद्धिमान है उनकी बात तो अलग है, लेकिन एक नॉर्मल हर स्कूल में या क्लास में हर लेवल के बच्चे होते हैं, तो उनके हिसाब से जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है वो तो निकल जाते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग हमेशा ज़्यादा होते हैं जिनके उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो उनका विकास उस ढंग से नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ का स्तर उतना अच्छा नहीं होता। जी, मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बीइंग अ पेरेंट या अभिभावक के तौर पे आप मैनिफेस्टो में ये ज़रूर बात पूछे उनसे कि क्यों ना एक यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम इसमें आना चाहिए।
मेरा यहाँ तात्पर्य ये है यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम से कि एक 12th क्लास जो सीबीएसई से पढ़ा हुआ बच्चा है, एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है या गवर्नमेंट शासकीय विद्यालय से पढ़ा हुआ है, इन चारों बच्चों का जब 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद अगर टेस्ट लिया जाए तो क्यों एक सीबीएसई स्कूल वाला हर चीज में लैंग्वेज को लेके, मैथ्स को लेके, साइंस को लेके हर चीज में वो अव्वल दर्जा लाता है और जो गवर्नमेंट स्कूल का है वो कम ला पाता है मार्क्स, और वो दोनों एक पैरिटी पर नहीं बैठते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए। दूसरा, जो ग्रामीण इलाकों में देखा गया है कि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो शायद अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभाते हैं और उनके ऊपर कोई क्रॉस चेक भी नहीं है। जैसे मैं जिस जगह से आता हूँ वो भी एक विलेज है छोटा सा, तो वहाँ अपने मनमाने ढंग से टीचर छुट्टी कर देते हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये भी है कि जो गांव में स्कूल लगते हैं वो लगभग 10 बजे 11 बजे के बाद लगते हैं। 10-11 बजे के पहले जो भी बच्चा है, लड़का है, लड़की है, वो घर के भी काफी सारे काम करके आते हैं, तो वो इतने थक जाते हैं कि उन्हें वो एजुकेशन समझ में ही नहीं आता है। एक प्रॉब्लम मुझे ये भी लगती है। दूसरा ये है कि जो टीचर हैं बीएड डीएड फुलफिल करके आते हैं, मेरे ख्याल से वो खाना पूर्ति है और उनका कोई चेक पॉइंट नहीं है उनके ऊपर कि उनका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और उसका निर्धारण सही तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया। तो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से जो प्रोफेसर्स हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्हें इसमें पार्टिसिपेशन लेना चाहिए जब उनका सिलेक्शन हो रहा हो। थर्ड चीज ये है कि आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चियां 8th क्लास तक ही जाती है, उसके बाद उन्हें थोड़ा सा डर लगता है। उसके 2 कारण है। पेरेंट्स भी उन्हें पीछे खींचते हैं और उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है। मेरे ख्याल से ना टॉयलेट अच्छे मिलते हैं, ना एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस है गाँव में, ना ही कोई उन्हें मोटिवेट करता है। फिर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा नशा होता है गांव के अंदर। बच्चियां जब स्कूल से घर आती हैं उस बीच में उनके ऊपर काफ़ी ऐसे तानाकशी, छीटाकशी की जाती है या उन्हें ईव टीजिंग का शिकार होना पड़ता है। इस कारण से भी बच्चियां उस चीज़ को छोड़ देती हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो नेबर स्कूल्स हैं उन्हें ज़्यादा सुरक्षित और बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए, जी हाँ, मैं पूछना चाहूँगा कि आप भी पेरेंट्स के तौर पे ज़रूर पूछें कि उन बच्चों के लिए ऐसी क्या सुविधा की जा रही है। हम चाहे शहर में रहते हैं लेकिन हमारे रिलेटिव्स या हमारा ओरिजिन किसी न किसी गांव से है या हमारे लोग हैं, तो आप उनके लिए ज़रूर पूछें कि ऐसा क्या सिस्टम यहाँ किया जा रहा है या अपनाया जाए जिससे सुरक्षित हो वो और ज़्यादा। जी, और मेरे ख्याल से एक जो पॉइंट ये भी है कि सरकार का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे भविष्य लिखने वाले हैं भारत का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या कहना चाहेंगे कि आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद ये बच्चे बड़े होकर भारत का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स इसमें रेज होने चाहिए मैनिफेस्टो में। तो हमारा ये वीडियो का जो मकसद है वो यही है कि हम अपने घोषणा पत्र में ये देखें, मतलब अपने नहीं, हमारे जो कैंडिडेट्स आएंगे उनके घोषणा पत्र में हम अपनी वो बात देखें जो हम देखना चाहते हैं कि अपने बच्चों में। हाँ, डेफिनेटली अगर पेरेंट्स के लिए हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं चुनेंगे सरकार, तो कौन चुनेगा। तो हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। और एक और पॉइंट यहाँ पे है, चूंकि हम ये बोलते हैं कि हम सब जागरूक हैं, हम सब मीमांसाएं करते हैं, हम सब चुनाव हो जाने के बाद पे कैंडिडेट के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि एक लड़का जब मोबाइल लेने जाता है वो कम से कम 10 मोबाइल में से किसी एक मोबाइल को चुनता है। काफी ध्यान लगाता है। आप और हम भी अगर कोई मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं, घर खरीदने जाते हैं, तो कितना सोचते हैं। कभी ये सोचा है कि हम जिस सरकार को चुन रहे हैं या पूरे देश के लिए जो निर्णय लेने वाला है उसके लिए हमने कितना सोचा है। मेरे ख्याल से हमें वोट भी करना चाहिए और सही पर्सन को भी करना चाहिए। और इस बार इस मैनिफेस्टो में बच्चों के लिए भी वोट होना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या कर रही है सरकार। तो मेरे ख्याल से सभी वोट करें, वोट जरूर करें, एंड वोट फॉर चिल्ड्रन दिस टाइम। थैंक यू सो मच। मैं अनिरुद्ध, शी इज़ माई फ्रेंड मंजू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं और कोशिश करें कि इस मैनिफेस्टो में ये सारे पॉइंट्स रेस हों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।